Hello everyone, my name is Seema Nima and I have done my MSc in Mathematics. This is my first video clip for my 11th Maths student. Okay. Um, Today I am going to teach you about set theory. Before I am going to teach you anything, I just want to show you. I have NCERT book of 11th Maths. As you can see here, all the chapter wise content it's here. Let me clear your maths. It's classified in 6 different units, where the first unit is classified in 4 different chapters. Okay, uh, as per your CBSE curriculum. Let me clear the first unit, which is classified in 4 different chapters. But let me clear these chapters are uh, not so much different from each other, just because they are interrelated with each other. Suppose if you know all about the set theory, in that case it is very easy to understand the relation and function. Similarly, if you know all about the set theory and relation and functions both, in that case trigonometric functions will very easy for you. So, and that's why all these first 4 chapters are belongs to the same unit. Okay, without wasting any more time, let's start our first chapter. Okay, here I make a list. As you can see, first we are going with the introduction. Second, the examples of sets and example of sets used particularly in mathematics. Then we will go with the definition with some basic nature of sets. Then the method of representing any set. You know, here we have 2 different methods, and also we discussing on the formation of set by this method. But first we are uh, going with basic introduction. That's in everyday of life, we often speak of collections of objects of a particular kind, such as a crowd of people, a cricket team. देखिए, असल में होता है कि हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस पर बात करते हैं. ठीक है, कलेक्शंस जैसे कि होता है ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है, कलेक्शन यानी संग्रहण वस्तुओं का. अब वस्तुएं जीवित भी हो सकती हैं और निर्जीवित. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स मे बी आइदर लिविंग और नॉन लिविंग. सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया डेली लाइफ से रिलेटेड, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़. तो भीड़ है एंड दैट्स वाई की कलेक्शन तो है, और यहाँ ऑब्जेक्ट्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? पीपल. दैट मीन्स लोगों की भीड़. ओके फाइन. नेक्स्ट हमारे पास डेली लाइफ से रिलेटेड हम बता रहे हैं यहाँ पर पे आपको, और वो यहाँ पर पे क्या, क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल यहाँ पर पे लिया गया है. ठीक है, अब ये जो क्रिकेट टीम है बेटा, ठीक है, ये जो क्रिकेट टीम है, ये क्रिकेट टीम क्या है पे, तो ये भी लोगों की भीड़. जैसे कि आप जानते हैं क्रिकेट टीम जो है वो लोगों की भीड़ नहीं है. एक्चुअली जो क्रिकेट टीम है उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं. इफ एम आर राइट, नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं. तो यहाँ पर पे कहीं ना कहीं प्लेयर्स का कलेक्शन है. और एक और बात यहाँ पर पे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो प्लेयर्स का ये इन जो हम कुछ प्लेयर्स का, सिलेक्टेड प्लेयर्स का जो कलेक्शन देते हैं यहाँ पर पे, जिसे क्रिकेट टीम बनती है, उन प्लेयर्स में एक सिमिलैरिटी है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है. और वो कॉमन प्रॉपर्टी या सिमिलैरिटी क्या है यहाँ पर पे, कि वो सभी जो हैं वो क्रिकेटर्स हैं. ओके, सो इस तरीके से आपको मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कलेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है. ऑब्जेक्ट्स लिविंग या नॉन लिविंग हो सकते हैं, और जिसके चलते आपका कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड बनता है. आगे मैं और भी डिस्कशन करूँगी. देखिए, मैथ्स में भी हम काफ़ी सारे कलेक्शंस को तैयार कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर पे कलेक्शंस के तौर पे मैंने नेचुरल नंबर्स लिया है, कलेक्शंस ऑफ प्राइम नंबर्स लिया है. लेट मी क्लियर, मैथ्स में हम बचपन से ही बहुत सारे टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं. जस्ट लाइक हम नेचुरल पढ़ रहे थे, हम इंटीजर्स पढ़ते आए हैं. और गुड न्यूज़ ये है कि हायर्स में आप और भी नए नए टाइप ऑफ नंबर्स को पढ़ेंगे, टाइप ऑफ नंबर्स की स्टडीज़ आप करेंगे यहाँ पर. जैसे कि अब तक आप नेचुरल पढ़ते आए हैं, है ना, इंटीजर्स पढ़ते आए हैं, होल पढ़ते हैं, रैशनल इरेशनल्स आपने पढ़ा है. अब इसके अलावा आप रियल नंबर्स भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप क्या पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे इमेजिनरी. रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमने नंबर्स को कई पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया है, कई कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रखा है यहाँ पर. ठीक है, तो कैटेगराइज किए गए उन्हीं को हम कैटेगराइज किए गए कई पार्ट्स को हम कई कलेक्शंस पर हमने, आप ये बोल सकते हैं कई कलेक्शंस हमने तैयार कर लिया. मैथ्स में नंबर्स को लेके हमने कई डिफरेंट वैराइटीज़ के चलते हमने कई कलेक्शंस तैयार कर लिया. जैसे देखिए यहाँ पर पे हम बात करें कि इसकी फर्स्ट देखिए यहाँ पर पे क्या लिखा है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. ओके,
तो देखिए यहाँ पर पे हमने कुछ नंबर्स को लिया, देखिए क्या दिख रहे हैं यहाँ पर पे आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पर पे, बोलिए आप, 1 3 5 7 9। ओके, क्या दिख रहा है यहाँ पर पे आपको, 1 3 7 9 यहाँ पर पे आपको दिख रहा है। ओके फाइन, 1 3 7 9, ठीक है फाइन। 1 3 5 7 9 हमने यहाँ पर पे लिया, हमने इन्हीं इन्हीं नंबर्स, इस नंबर को हमने किस तरीके का कलेक्शन बताया, वेल डिफाइंड। और किसको हम डिफाइन किस तरीके से कर पा रहे हैं, इन नंबर्स के कलेक्शन को हम क्यों वेल डिफाइंड बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 के तौर पर। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, देखिए हमको सिर्फ उसी नेचुरल नंबर्स को लेना है यहाँ पर पे, है ना, उसी ऑड नेचुरल नंबर्स को लेना है जो क्या हो, लेस देन 10, 10 से कम। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत एज यू नो स्टार्टेड फ्रॉम 1 है यहाँ पर पे, ठीक है भाई, स्टार्टेड फ्रॉम 1 है, कोई बात नहीं। तो स्टार्टेड फ्रॉम 1 है तो आप 1 ले रहे हैं यहाँ पर पे। अगला नेचुरल क्या होता है बेटा, 2 होता है, लेकिन 2 को हम क्यों कीप करें, क्यों इस कलेक्शन में शामिल नहीं करें, क्योंकि वो एक इवन नेचुरल, हमको सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लेना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पे हर एक इवन के बाद अगला ऑड आता है, इस तरीके से आपको हर एक इवन को क्या करना है, स्किप करते हुए जाना है और ऑड के साथ कंटिन्यू होते हैं। और आपको क्या करना है यहाँ पर पे, 10 से कम सारे ऑड नेचुरल नंबर्स को लेते हुए कलेक्शन तैयार करना। तो देखिए यहाँ पर पे जो कलेक्शन तैयार हुआ है ये वेल डिफाइंड है। इन नंबर्स 1 3 5 7 9, इन 5 नंबर का जो कलेक्शन यहाँ पर पे कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इस तरीके से हमने उसको डिफाइन किया कि नहीं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल देखिए, जैसे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, नेमली क्या दिया यहाँ पर आपको, 2 3 5 एंड 7, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि किसी नंबर 210 को किस तरीके से आप उसका प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग से एलसीएम मेथड। आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम किसी भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े किसी भी नंबर को हम बाय यूजिंग से एलसीएम मेथड हम उसका फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, हम उसके प्राइम फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मीन्स एलसीएम मेथड के साथ आप कंटिन्यू करके उसके प्राइम फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। तो हम सभी नंबर्स को नहीं ले रहे। देखिए यहाँ पर पे हमारे पास क्या क्या आया है हाथ में, हमारे हाथ में आया है, देखिए हमारे हाथ में आ रहा है यहाँ पर पे क्या, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। आ रही बात यहाँ पर पे समझ। और भी इसके फैक्टर्स है, लेकिन हमको कलेक्शन कैसा लेना है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स का। एंड दैट्स वाई हमने क्या किया बेटा यहाँ पे, एंड दैट्स वाई हमने क्या किया था वहाँ पर पे बाकी अदर फैक्टर्स को अवॉइड किया और हम कंटिन्यू सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के साथ हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे और भी एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर पे फिर एक दूसरे कलेक्शन की बात की जा रही है। और जो दूसरा कलेक्शन यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो दूसरा कलेक्शन है ये नंबर 2 और 3 का है। किसका यहाँ पर पे, नंबर 2 और 3 का है। अब इस कलेक्शन को किस तरीके से वेल डिफाइन किया गया यहाँ पर पे, देखिए इसकी वेल डेफिनेशन क्या है बेटा, यहाँ पर पे इसको बताया जा रहा है, दिस सोल्यूशन ऑफ, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर पे, दिस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बताया जा रहा है यहाँ पर पे, इस नंबर 2 और 3, नंबर 2 और 3 के कलेक्शन को क्या बताया जा रहा है बेटा यहाँ पर पे, दिस इज कॉल्ड दिस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पे इस तरीके से हमने फिर यहाँ पर पे 2 नंबर को लेकर के कलेक्शन बनाया और इस कलेक्शन को फिर हमने वेल डिफाइंड बताया। देखिए 2 और 3 में सिमिलरिटी बहुत सारी है, लेकिन हमें ऐसी कॉमन, यदि मैं इसको बोलूँ भैया कि ये एक कलेक्शन है इवन नेचुरल नंबर का, देखिए यहाँ पर पे मैं फिर से कहना चाहूँगी आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे मैं यदि मैं बात करूँ, सॉरी, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ 2 3 की, तो जो 2 3 यहाँ पर पे ये जो कलेक्शन है, इसमें यदि मैं बात करूँ, इसको यदि मैं बोलूँ ये इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है तो गलत होगा, क्योंकि 2 तो इवन है बट 3 नहीं है। वैसे यदि 3 को ध्यान में रखते यदि मैं बात करूँ कि भाई ये 2 3 जो है, ये 2 नंबर जो है वो एक्चुअली में ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, तो भी गलत होगा, क्योंकि 2 क्या है, इवन है, ऑड नहीं है। तो इस तरीके से इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी भी हमको नज़र नहीं आ रही है ना। तो हमको क्या करना है बेटा, सिमिलैरिटी रखनी है यहाँ पर पे। तो इस बात को ध्यान में रखते हो, क्योंकि कभी भी क्या होता है किसी कलेक्शन में जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, एलिमेंट्स नंबर्स किसी भी कलेक्शन में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करते हैं उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उनमें एक सिमिलैरिटी होती है। और जिसके चलते क्या हो जाएगा बेटा, जिसके चलते क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, हम उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमको किसके थ्रू मिली है, वैल्यूज़ हमको किसके थ्रू मिली है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से मिली है। और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर पे किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की मेथड क्या होती है, ठीक है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। चलिए देखिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर पे सबसे पहली चीज़, ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ पर पे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की 2 मेथड्स होती हैं। कितनी मेथड्स होती हैं, 2 मेथड्स होती हैं यहाँ पर पे हमारे पास। तो पहला तो फॉर्मूला मेथड, जैसे 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, अलावा आपने फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ी है, और जिसमें हम क्या करते हैं, बीच के नंबर जैसे -5, इसको हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 नंबर्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर पे फैक्टर ब्रेक करेंगे, है ना। और जिसका प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर पे, a इंटू सी के बराबर, किसके बराबर है, a इंटू सी के बराबर। तो मैंने -5 को जैसे -2x -3x में ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर पे देखिए,
इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू मैंने एक्स की कितनी वैल्यूज निकाली, एक्स की 2 वैल्यूज मैंने यहाँ पर पे निकाली और जो है एक्स इज इक्वल टू 2 और 3। तो ये जो 2 वैल्यूज निकली यहाँ पर पे, ये दोनों वैल्यूज क्या एक्चुअली में सोल्यूशन है किसका, इस क्वाड्रेटिक का। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, इस क्वाड्रेटिक का। ठीक, तो इस तरीके से इन दोनों नंबर्स 2 और 3 में जो सिमिलरिटी वो क्या है कि ये दोनों जो है एक्चुअली में सोल्यूशन ऑफ क्या है यहाँ पर पे, दिस क्वाड्रेटिक है। तो इस तरीके से मैं इस दो नंबर के कलेक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ, दिस इज द कलेक्शन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आ रही बात यहाँ पर पे आपको समझ, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको कलेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है। कलेक्शन को डिफाइन किया जा सकता है जैसे नंबर पहला वाला आपको देख रहे होंगे, पहला जो कलेक्शन था उसमें एलिमेंट क्या थे, क्या कौन कौन से नंबर थे, 1 3 5 7 9। ठीक है, जिसको हमने वेल डिफाइन किया किस तरीके से, क्या नाम दे करके, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सिमिलरली दूसरा भी हमने वेल डिफाइन किया, क्या बताया उसको, क्या नाम दिया, द कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। ठीक है, इस तरीके से हम जो भी नंबर्स का कलेक्शन तैयार कर रहे हैं, एलिमेंट्स का कलेक्शन तैयार कर रहे हैं, उसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तभी वो वेल डिफाइंड कहलाएगा। ठीक है, मैं क्यों वेल डिफाइंड कलेक्शन को इतना जोर दे रही हूँ अभी आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पे ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर पे क्या है, यहाँ पर पे मैंने कुछ स्टैंडर्ड के बोलना चाहिए, यहाँ पर पे कुछ स्टैंडर्ड सेट जो होते हैं यहाँ पर पे, उसको मैंने यहाँ पर पे शो किया, सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पे, है ना, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर पे। सबसे पहली चीज़ जो देखिए यहाँ पर पे जो एन है वो क्या है बेटा, यहाँ पर पे दिस इज कॉल्ड दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या कहलाता है यहाँ पर पे, कैपिटल एन क्या कहलाएगा, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैपिटल क्यू क्या है बेटा यहाँ पर पे, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। कैपिटल आर क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बेटा जैसे कि आपको पता ही होगा, है ना, कि नहीं शायद आपको नहीं पता है तो मुझे बताना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर पे जितने भी सेट्स है ना, सेट्स जो लिए यहाँ पर पे, जो कॉमन सेट्स हैं, जो स्टैंडर्ड है बहुत ही ज़्यादा, जिनका स्टैंडर्ड है, उन स्टैंडर्ड सेट्स को मैंने यहाँ पर पे लिया है और उन सभी को आपने नोटिस किया होगा मैंने कैपिटल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। आ रही बात समझ। एक्चुअली सेट की वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ में से एक ये प्रॉपर्टी है कि सेट कभी भी स्मॉल लेटर्स के थ्रू डिनोटेड नहीं होता। सेट हमेशा क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही डिनोटेड होता है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर पे दिख रहा है। यदि आप सेट थ्योरी में कैपिटल एन कहीं पे देखते हैं तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, बहुत बड़ा सेट होता है बेटा। बहुत बड़े सेट से मेरा मतलब, देखिए नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है तो आपको पता है, 1 से शुरुआत करके आप अगला नंबर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, सो ऑन आप इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। आ रही बात यहाँ पर समझ। तो ये 1 to इन्फिनाइट तक एन नंबर नहीं बल्कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक इन्फिनाइट सेट है। ये इन्फिनाइट और फाइनाइट जो है वो एक्चुअली सेट में 2 वैरायटी आगे मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो इसके पास में भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नीचे आ जाए यहाँ पर पे कैपिटल जेड आपको दिख रहा हो, क्या दिख रहा है बेटा, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड को हम क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स का मतलब आप 0 से पहले के भी सभी नंबर्स को क्या बताते हैं, इंटीजर्स बताते हैं। 1 से स्टार्टेड नेचुरल है, 1 से पहले 0 पर आइए, 0 से स्टार्टेड होल्स पढ़ते हैं आप, और 0 से भी पहले जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो सभी क्या है, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो उस नेचुरल से भी बड़ा हो गया। इसका मतलब तो यहाँ पर पे निकला क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, ना केवल पॉजिटिव, ना केवल 0 बल्कि पॉजिटिव नेगेटिव को भी ये शामिल कर रहा है। और नेगेटिव में कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक का। एंड दैट्स वाई कि ये भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर पे, ये भी क्या करें यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक इन्फिनाइट सेट हो गया। साथ ही साथ समझ में ये आ गया कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से भी कहीं ना कहीं बड़ा हुआ, क्योंकि भाई ये इंटीजर्स को कलेक्ट कर रहा है। इंटीजर्स मतलब हम 0 से पहले के भी सारे नंबर्स को इंटीजर बोलते हैं, मतलब ये 0 से पहले तक के नंबर को भी शामिल कर, और 0 से पहले कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक, अप टू माइनस इन्फिनाइट। एंड दैट्स वाई कि ये नेचुरल से बड़ा हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बड़ा हुआ। अब देखिए यहाँ पर पे, अब आता है यहाँ पर पे कैपिटल क्यू, जिसको हम पढ़ते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसे 2/3 क्या है, 1/3 क्या है, रैशनल नंबर्स है, बिल्कुल रैशनल नंबर्स है ना। 2 नेचुरल के बीच रैशनल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है, 2 नेचुरल के बीच एक रैशनल होता है। दैट्स वाई कि रैशनल क्या हुआ, नेचुरल से छोटा एक सेट हुआ, ठीक है। डिनोटर क्या यहाँ पर पे, कैपिटल क्यू है, दिख रहा है आपको डिनोटर यहाँ पर पे कैपिटल क्यू है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, डिनोटर जो है वो कैपिटल क्यू है। अब उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर पे किस चीज़ पर, नीचे और आ जाइए कैपिटल आर, इसको हम पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करूँगी, इसके पहले शायद आपने सेट रियल नहीं पढ़ा है तो इस सेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक नया टाइप ऑफ नंबर नहीं है, एक्चुअली ये सबसे पुराना है लेकिन आज हमको पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है बेटा
जैसे आप स्टार्टेड फ्रॉम 1 पढ़े, फिर उसके बाद आपने स्टार्टेड फ्रॉम 0 भी पढ़ा, और उससे पहले का भी नंबर आपने पढ़ा। देखिए हर एक नंबर जो होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 भी क्यों ना हो, खुद ब खुद हर एक नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रियल होता ही होता है। चाहे फिर वो नेचुरल हो ना हो, बट वो रियल होगा। आ रही बात समझ? वो इंटीजर हो ना हो, वो रियल होगा ही होगा। वैसे ही वो रैशनल हो ना हो, बाय डिफॉल्ट वो रियल होगा ही होगा। तो कोई भी नंबर, ठीक है, आ रही बात समझ, वो बाय डिफॉल्ट रियल होता है। तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट रियल होता है, इट मीन्स जो सेट ऑफ रियल है उसके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। फाइनाइट तो है, इन्फिनाइट तो है ही, बट बाकी अदर सेट्स के कंपेयर में क्या हो गया यहाँ पर पे, और ज्यादा एलिमेंट्स हो गए। क्योंकि देखो जो नेचुरल नंबर का सेट है बेटा, वो तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स को ही कंटेन कर रहा है, इंटीजर्स को सारे इंटीजर्स को नहीं ले रहा है। आ रही बात समझ यहाँ पर पे? तो कहने का मतलब यहाँ पर पे ये निकलता है, चूंकि बाय डिफॉल्ट हर एक नंबर क्या है, रियल होता है, एंड दैट्स व्हाई चाहे नंबर वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, आ रही बात समझ, बाय डिफॉल्ट वो रियल तो हो गई। तो सेट ऑफ रियल इससे समझ में आ रहा है कि बाकी अदर सेट्स के कंपेयर में बड़ा है। ठीक है, बाकी अदर सेट्स यदि नदियां हैं तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर पे कि ये महासागर, सेट ऑफ रियल क्या है बेटा, महासागर, और जिससे क्या निकलती है, कई छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताना चाहूँगी, ध्यान देंगे आप यहाँ पर पे। आप इस चीज़ को बेटा ऐसा लिख सकते हैं, यदि सेट्स को समझाने की मैं कोशिश करूँ तो कुछ आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर पे। इसको कुछ ऐसा लिखेंगे आप, वेट अ मिनट, आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, Q is the subset, अभी मैं जो बता रही हूँ ध्यान देंगे, Q is the subset of Q is the subset of natural, ठीक है, natural is the subset of set of integers, and the set of integer is the subset of set of real numbers। अभी आप ये सोच रहे होंगे मैम ने क्या सिंबल बनाया बीच में, सी दो सेट्स के बीच आपको सी दिख रहा होगा, ये सी नहीं बेटा, ये सबसेट आगे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस है कहीं ना कहीं, जैसे कि आप बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर वगैरह, वैसा ही कुछ वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, वो नंबर्स को लेकर के होता है। अभी मैं सेट्स पर बात कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा जो सेट है बेटा वो कौन सा यहाँ पर पे, सबसे बड़ा जो सेट है यहाँ पर पे वो कौन सा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये मैंने कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर्स में जमाया है। किस में जमाया है? असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हुए लिखा है। जैसे आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, ठीक वैसे ही समझ लीजिए कि मैंने अभी सेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाया है। और दो सेट्स कौन किसके कंपेयर में बड़ा है या छोटा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाले सिंबल का यूज करते हैं, जो यहाँ पर पे इस वक्त आपको दिख रहा है। रुको मैं हाईलाइट करती हूँ, ये जो सिंबल इसको पढ़ते हैं सबसेट। आगे मैं और इंट्रोड्यूस करूंगी, इसको क्या पढ़ा जाता है, सबसेट पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? तो इस तरीके से सीक्वेंस यहाँ पर पे सबसे बड़ा रियल, रियल के बाद आता है इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर होते हैं नेचुरल, नेचुरल के अंदर होते हैं रैशनल। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए अब हम आगे अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप कुछ यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने Z+ लिखा है, Q+ लिखा है, R+ लिखा है बेटा। तो इसकी स्टडी क्या की जा रही है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। कहने का मतलब ये बेटा, यदि मैंने स्पेशली प्लस लगा दिया है किसी सेट के ऊपर, मतलब मैं उस सेट्स के, जैसे सपोज Z+ है, तो Z तो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ये बात आपको पता है। लेकिन बेटा यदि मैंने प्लस लिखा है तो मुझे उस सेट में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर को ही लेना है, कॉमन सेंस। यदि मैं वहां पर पे सपोज यहाँ दी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, R+ लिखा है। क्या लिखा है बेटा, R+ लिखा है। रुकिए मैं हाईलाइट करती हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, R+ लिखा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे R+। तो यहाँ पे R+ का मतलब यहाँ पर पे रियल नंबर्स तो है ही, बट हम यहाँ पर पे सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स को ले रहे हैं। इस सेट में किसको लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स को। सपोज लिखा होता R-, कहने का मतलब हम उसको क्या पढ़ते बेटा, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये तो समझ लीजिए आप, ये अंडरस्टैंड बहुत समझने वाली चीज़ नहीं है, बहुत डीप, ये तो कॉमन सेंस है। तो आप देख लीजिएगा, यदि कोई सिंबल नहीं है, सपोज सिर्फ R लिखा है, उसके ऊपर आ रही बात यहाँ पर समझ में कि उसके ऊपर में यदि कोई सिंबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को शामिल करेगा। इज दैट ओके? और यदि स्पेसिफिक केसेस में यदि मैं बात करूँ, तो स्पेसिफिक केसेस में लिखा होता है। ठीक है, ये कोई बहुत भारी मसला नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं, आप तो टैलेंटेड हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पर एक नोट मैंने नीचे पे लिखा है बेटा, इसे ध्यान से पढ़िए। नोट क्या लिखा है, इफ द क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर पर्सन लाइक मैथमेटिशियन, राइटर और एनी सेलिब्रिटी, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, एज most renowned may vary from person to person, thus it is not well defined collection। yes,
अब ध्यान दीजिए, मैं वापस अपने पहले नोट पर आ गई हूँ बेटा, पहले पेज पर। देखिए एक्चुअली मैं यहाँ कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझिएगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है जब हम कलेक्शन की बात करते हैं, मैंने आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब बताया, जिसे असल में डिफाइन किया जा सकता है, एक नाम दिया जा सकता है। कुछ एलिमेंट्स को लेकर के यदि हम कलेक्शन तैयार करते हैं तो हम उस कलेक्शन को एक नाम दे सके। उसके लिए ज़रूरी है कि उस कलेक्शन में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए। आ रही बात समझ? उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो वेल डिफाइंड होगा। तो वेल डिफाइंड कब नहीं होगा, अब उसकी कंडीशन भी तो आपको समझनी होगी ना। तो उसकी क्या कंडीशन है उसे समझिए बेटा। एक्चुअली में जब आपका क्राइटेरियन का मतलब हम क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करूँ तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिस बात को मद्देनजर रखते हुए हम कलेक्शन तैयार करते हैं, आप उस क्राइटेरियन पर बात करें तो जब वो क्राइटेरियन क्या हो जाता है बेटा, जब वो क्राइटेरियन आपका क्या हो जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिटरमाइन करने का क्राइटेरियन जब क्या हो जाए यहाँ पर मोस्ट रिनाउनेड यानी अत्यंत प्रचलित या प्रसिद्धि को प्राप्त हो, तो ऐसी कंडीशंस में पर्सन टू पर्सन वेरिएशन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या कहने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक अभी मत होइए, अभी मत होइए, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको खुद से बताऊंगी, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी आपको खुद से बताऊंगी, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कहने का मतलब एक एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको बोल दूं कि कलेक्शन तैयार की जहाँ पर पे ओवरऑल वर्ल्ड में 10 मोस्ट टैलेंटेड पर्सन्स का, तो भाई ये हम क्या कलेक्शन तैयार करेंगे, तो गूगल पर आप जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मोस्ट रिनाउंड पर्सन की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो फर्स्ट रैंकिंग पर है 10 मोस्ट, जैसे मैंने बोल दिया 10 मोस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा बेटा, वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये यहाँ पर पे कि वो रैंक्ड होंगे, कहने का मतलब उनमें रैंकिंग होगी, कोई पहले पोजीशन में है तो कोई 10वीं पोजीशन में होगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो 10वीं पोजीशन में है ना, और जो पहली पोजीशन में है, भाई क्या उनमें सिमिलैरिटी है? नहीं है, उनमें डिफरेंसेस है, एंड दैट्स वाई कि उनकी रैंकिंग की गई है, ठीक है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? कहने का मतलब यहाँ पर ये निकलता है बेटा कि जो पहली रैंकिंग में है और जो 10वीं रैंकिंग में है, ठीक है, जिसकी पोजीशन 10वीं पोजीशन पर है, 10 एलिमेंट्स हैं, और पहला जो है वो पहली पोजीशन में क्यों है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसमें टैलेंट ज़्यादा है, और उसमें उस चीज़ के हाँ बोल सकते हैं आप यहाँ पर एफिशिएंसी, टैलेंट या जो कुछ भी आप बोलना चाहें, जिस भी बेसिस पर बोलना चाहें, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा, एंड दैट्स वाई उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है या क्वालिटी ज़्यादा है उसमें, जैसा भी आप बोलना चाहें, एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन, एंड दैट्स वाई कि उसकी रैंकिंग फर्स्ट है, उसकी पोजीशन फर्स्ट है। और 10वीं की पोजीशन 10वीं नंबर पर इसलिए क्योंकि वो बाकी पहले से बेटर नहीं है ना। तो ये क्या होता है, जब हम मोस्ट रिनाउंडेड पर्सन्स की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में क्या आता है, ऐसे कंडीशंस में डेफिनेटली वेरिएशन आता है पर्सन टू पर्सन। और जहाँ जिस कलेक्शंस में कंटेन होने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर पे, मोस्ट रिनाउंडेड पर्सन्स की मैं बात यहाँ पर पे कर रही हूँ, है ना। तो वो जब क्या होता है बेटा, जब उसमें वेरिएशन आता है ना, तो फिर वहाँ पर पे कलेक्शन में जितने भी हम ले रहे हैं यहाँ पर पे, जैसे सपोज 10 को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और वो 10 क्या पर्सन्स है, और जिस बेसिस पर हम कलेक्शन तैयार करें अभी वो क्राइटेरियन ही क्या हो जाए यहाँ पर पे मोस्ट रिनाउंडेड, तो ऐसी कंडीशन में तो वेरिएशन आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। आगे आपको जब एक्सरसाइज में ये चीज़ आएगी तो शायद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब यहाँ पर पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। चलिए दिस इज द टाइम टू डिफाइन एनी सेट। देखिए अभी तक मैं इतने देर से आपको क्यों बार बार वेल डिफाइंड सेट पढ़ा रही थी उसको समझिए। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर। ये एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली आई वांट टू से, यही मैं आपसे कहना चाहती थी एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर पे आप देख सकते हैं क्या डेफिनेशन लिखी है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स। देखिए इसीलिए मैं आपको बार बार वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब समझा रही थी, क्योंकि सेट कुछ और नहीं है बेटा। सेट जो है वो असल में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही होता है, और चूंकि आप वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब जान और समझ चुके हैं तो आप सेट, किसी वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट डिक्लेयर करते हैं अब आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा अब कुछ हम नेचर्स और प्रॉपर्टी पर बात कर ले, तो जैसे इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है बेटा उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है अब उसको हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखता है ये
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखता है ये कि ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड द मेंबर्स objects elements and the members of a set are similar terms exactly I want to say यही चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ठीक है कि देखिए आप किसी कलेक्शन में कंटेन होने वाले नंबर्स को ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, एलिमेंट भी पढ़ सकते हैं और मेंबर भी पढ़ सकते हैं। ऑल आर सिमिलर टर्म्स, सभी का एक ही मतलब है। अब कलेक्शंस क्या हो सकता है, नंबर्स का भी हो सकता है बेटा। कलेक्शंस जो है यदि सपोज आप नंबर्स नहीं ले रहे 1 2 3 नहीं ले रहे हैं, सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट्स के तौर पर लिविंग पर्सन ले रहे हैं यहाँ पर पे या लिविंग थिंग्स ले रहे हैं यहाँ पर पे, तो ऐसी कंडीशंस में आप उन्हें एलिमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, मेंबर्स भी पढ़ सकते हैं। बोथ आर सेम। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, चाहे आप उसे एलिमेंट्स पढ़िए चाहे मेंबर्स पढ़िए। तो ये सारी चीज़ों से मेरा मतलब एक ही है कि ये सभी जो है। अच्छा, आप अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं। सपोज आप कोई सेट लेते हैं, उसके पास है एलिमेंट ए बी सी डी, तो ये क्या है बेटा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। तो इन्हें हम कैरेक्टर्स भी पढ़ सकते हैं। और ये कैरेक्टर्स क्या है, कुछ नहीं, ये मेंबर्स ही हैं, क्योंकि वो बिलोंग तो आखिर सेट में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे कुछ भी स्टडी कर सकते हैं, अलग नहीं होगा। ऑल आर सिमिलर टर्म्स। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर पे किस पर, नेक्स्ट आ जाइए आप यहाँ पर पे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर पे सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर पे कैपिटल लेटर्स लिखा है। याद होगा आपको कुछ देर पहले जब मैं आपको कुछ पर्टिकुलर सेट्स बता रही थी यहाँ पर पे जो मैथ्स में यूज होते हैं यहाँ पर पे, जैसे मैं आपको नेचुरल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर्स वगैरह बता रही थी, याद होगा आपको प्रीवियस पेज में। तो मैंने बताया था आपको वन ऑफ द प्रॉपर्टी के तौर पे भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर पे सेट के, और वो ये है कि कभी भी कोई भी सेट, जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड वन ऑफ द स्टैंडर्ड सेट होगा, तभी कोई भी सेट, यदि सपोज आप 2-4 एलिमेंट्स को लेकर के आप खुद ही कोई सेट तैयार करते हैं, कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन आप तैयार करते हैं बेटा, तो वो सेट तभी सेट के तौर पर तभी डिक्लेयर किया जा सकता है जब आप उसे क्या इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से शो करें। आ रही बात समझ, ये कंपलसरी टास्क है। ठीक है, आप किसी भी सेट को स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी आपको क्या दिख रही है, द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ये यहाँ पर पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पे स्मॉल लेटर्स के तौर पे हमने एलिमेंट्स। देखिए जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर्स है, और उसके अंदर जो कंटेन किए जाने वाले एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उन्हें जनरली किससे शो करते हैं बेटा, स्मॉल लेटर्स से शो करते हैं। लेकिन हाँ, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर पे आपके पास कोई बॉन्ड नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, आप आज़ाद हैं। आप चाहें तो उसे कैपिटल लेटर्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, कैरेक्टर्स के थ्रू, जैसा आप उसे डिनोट करना चाहें कर सकते हैं। बट जो कंपलसरी टास्क है वो क्या है, सेट्स को डिनोट करना, और सेट हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही डिनोटेड होता है। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। चलिए लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर पे कुछ बेसिक सिंबल है बेटा, फटाफट इन सिंबल्स को एक बार हम देख लेते हैं कि सिंबल्स असल में क्या है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पे आपको बताना चाहूँगी, ये आपको डबल डॉट जैसा कुछ यहाँ पर पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर पे ये जो सिंबल है बेटा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, सच दैट पढ़ते हैं। तो देखिए सच दैट का मतलब असल में होता क्या है, सच दैट का मतलब यहाँ पर पे निकलता है कि जैसे कोई सेट है, सेट का कोई एलिमेंट है यहाँ पर पे, तो उस एलिमेंट की यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, कहने का मतलब एलिमेंट जो है उस सेट में बिलोंग करने वाला कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी रखता होगा, तो कुछ इस प्रकार से या सच दैट के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर पे, इस डबल डॉट का इस्तेमाल यहाँ पर पे करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब तक आपने डबल डॉट देखा होगा मैथ्स बुक्स में एज अ रेशियो, आप उसकी स्टडी भी करते होंगे, बट सेट थ्योरी में डबल डॉट, ये जो पैरेलल डॉट्स यहाँ पर पे आपको दिख रहे हैं, इसकी स्टडी सच दैट के तौर पर की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर पे आपको दिया बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर पे आपको दिया वो क्या है, ये आपको एक सिंबल दे रहे हैं यहाँ पर पे। इसकी पहले तो आप देख लीजिए इसकी स्टडी क्या की जाती है। इसकी स्टडी जो है बेटा, इसकी जो स्टडी है बेटा, ये किस तौर पे की जाती है मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसकी स्टडी जो है वो दैट एम्प्लाइज के तौर पर की जाती है। आपको दिख रहा होगा दैट एम्प्लाइज के तौर पर आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब दैट एम्प्लाइज के तौर पर स्टडी का क्या मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए असल में होता क्या है सेकेंड वाला मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। दैट एम्प्लाइज का मतलब यहाँ पर पे निकलता है बेटा, यदि सपोज इसका लेफ्ट कोई इक्वेशन है तो राइट क्या होगा, राइट इट मीन्स क्या हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा। लेफ्ट यदि पिछला है तो राइट अगला है यहाँ पर पे। आ रही बात समझिए, दैट एम्प्लाइज इसको एक्चुअली बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सपोज अब यहाँ पर पे समझिए, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी, पहले आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा सा बारीकी से बताना चाहूंगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, है ना। ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पर पे दिख रहा है, ठीक, तो इसके लेफ्ट में सपोज कोई इक्वेशन यहाँ पर पे x - 2 = 0
है ना, इस इक्वेशन के, इस बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को बता रही मैं यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, 0 है। तो आपको लेफ्ट यदि ये है इक्वेशन है, तो राइट क्या इक्वेशन मिलेगा, डेफिनेटली x इज इक्वल्स टू 2 आपको मिलेगा, x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 आपको एम्प्लाइज होकर के मिला। तो आप स्टडी क्या करेंगे, इफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन हाउ यू कैन देन व्हाट यू कैन एम्प्लाइज, यू कैन एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2। तो इसकी स्टडी जो है वो दैट एम्प्लाइज के तौर पर की जाती है, और ये एक बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, यदि लेफ्ट ऐसा है तो राइट ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप चर्चा करना चाहूँगी यहाँ पर नीचे आ जाइए, एक सिंबल और है हमारे पास, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर कैपिटल ई के जैसा कुछ कुछ आपको ये दिख रहा होगा, इफ एम आर राइट, दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप यहाँ पर इसकी स्टडी की जाती है बेटा बिलोंग्स टू, क्या स्टडी की जाती है इसकी, बिलोंग्स टू, ठीक है। नीचे आप वैसे कोई एक सिंबल दिख रहे हैं यहाँ पर उसको लिख करके मैंने काटा है, और जिसको क्या पढ़ा जाता है बेटा, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या पढ़ा जाता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये दोनों के दोनों को यूज़ करने का जो मेथड है वो सेम है। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे बेटा, एक्चुअली होता है क्या, पहले थर्ड नंबर वाला समझ लीजिए। थर्ड नंबर पे जो सिंबल है, ठीक है, सिंबल है, उसको हमने क्या पढ़ा, बिलोंग्स टू पढ़ा, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर बिलोंग्स टू। एक्चुअली इसकी शर्त क्या है, इसके लेफ्ट में भी एक सेट होगा और राइट में कोई दूसरा सेट, सॉरी, लेफ्ट में कोई एक एलिमेंट होगा, राइट में कोई एक सेट होगा। सपोज मैं ले लेती हूँ बेटा कोई नंबर 1 ले लेती हूँ, just because 1 it's a natural number and that's why it belongs to the set of integers। अब देखिए कितना लंबा theoretically स्टेटमेंट था आपके पास, 1 it's a natural number and that's why 1 belongs to the set of natural numbers। इसको मैं कितना शॉर्ट कर दिया मैंने सिम्बॉलिकली लिख कर, सोचिए, आप खुद सोचिए, ये देखिए आप खुद सोचिए मैंने कितना शॉर्ट कर दिया यहाँ पर सिर्फ मुझे इतने में ही अपनी बात खत्म कर देनी। तो इस तरीके से हम सिम्बॉलिकली क्या कर देते हैं अपनी बात शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर नीचे एक सिंबल आपको दिख रहा होगा बेटा, नीचे एक सिंबल है यहाँ पर सेम वही वाला है, मतलब बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू, जिसकी स्टडी की जाती है 4th नंबर पर जो है। अब इसमें क्या हो जाएगा, शर्त वही है, लेफ्ट में एलिमेंट होगा, राइट में सेट होगा, ठीक है। तो हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो सेट में बिलोंग नहीं करता होगा। चलिए हम इसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू होते हैं। राइट में कौन सा सेट था बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। तो एक काम करते हैं, अब हम ले लेते हैं 0। 0 एक इंटीजर है, नेचुरल नहीं है, और चूंकि वो नेचुरल नहीं है दैट्स व्हाई कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। अब नहीं करेगा तो लेफ्ट में चला गया 0, और चूंकि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है तो आप क्या पढ़ेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब देखिए इस लंबे चौड़े थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को हमने फिर से शॉर्ट कर दिया कि नहीं, आपको देखिए हो गया ना बेटा शॉर्ट। तो इसकी स्टडी क्या की जाएगी, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इतने शॉर्ट में हम अपनी बात क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सिंबॉलिकली हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर नीचे 5th नंबर पर आइए। 5th नंबर पे जो सिंबल है बेटा, 5th नंबर पे जो सिंबल है उसकी स्टडी क्या की जाती है बेटा, सबसेट के तौर पर की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जब बता रही थी तब, ठीक है, इसको सबसेट पढ़ा जाता है और इसको क्या पढ़ा जाता है बेटा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या पढ़ा जाता है यहाँ पर, प्रॉपर सबसेट के तौर पे पढ़ा जाता है नीचे वाले को। 5th और 6th को ध्यान से देखिए, 5th और 6th के यहाँ पर 5th जो है उसको सबसेट पढ़ा जाता है, और जो नीचे वाला यहाँ पर 6 नंबर पर उसको क्या पढ़ा जाता है, प्रॉपर सबसेट। आप सोच रहे होगे मैम ये आप सबसेट और प्रॉपर सबसेट ये क्या बता रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसेट वगैरह मैं आपको स्टडी कराऊंगी, जब मैं आपको सबसेट डिफाइन करूंगी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले बेटा इसमें होता क्या है, सिंबल का यूज़ किया कैसे जाता है उस चीज़ को समझ लीजिए। एक्चुअली होता क्या है, ये सिंबल सबसेट का है। तो जैसे सपोज इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है यहाँ पर कि इसके लेफ्ट में भी एक सेट होता है बेटा, है ना। देखिए मैं बताती हूँ, इसके लेफ्ट में कोई एक सेट होता है और राइट में कोई दूसरा सेट होता है। सपोज इसके लेफ्ट में कोई सेट है ए, आ रही बात यहाँ पर समझ, और ए चूंकि क्या यहाँ पर बी के कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना है ना, बी एक दूसरा सेट है, बी एक कोई दूसरा सेट है और जिस सेट के कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना है। सबसेट को मैं अभी यहाँ पर डिफाइन नहीं करूंगी, मैं बहुत शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पर ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेफ्ट टू राइट स्टडी की जाती है, और यदि ए और बी इन दो सेट्स के बीच सिंबल कुछ ऐसा लगा तो हम स्टडी क्या करेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी स्टडी करेंगे। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जैसे ऊपर वाले को सबसेट और नीचे 6 नंबर पे जो सिंबल है उसकी स्टडी प्रॉपर सबसेट की जाती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, सिंबल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको बेटा ये पैरेलल लाइन दिख रही है, लेकिन यहाँ आपको कोई पैरेलल लाइन दिख रही है 6 नंबर पर नहीं, ठीक है, यही एक डिफरेंसेस है। और जब ऐसा कुछ ना हो
मतलब आप उसकी स्टडी प्रॉपर सबसेट के तौर पे करेंगे। सपोज यहाँ पर देखिए लेफ्ट, इसमें भी वही है टर्म एंड कंडीशंस, लेफ्ट में भी एक सेट आएगा और राइट में कोई दूसरा सेट आएगा। तो अब इसकी स्टडी क्या की जाएगी, लेफ्ट टू राइट की स्टडी क्या की जाएगी, ए इज द सबसेट ऑफ, सॉरी ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। आ रही बात समझ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मैं अभी आपको सबसेट और अच्छे से क्लियर करूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंसेस है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब नीचे आ जाइए, नीचे आप आते हैं तो आपको क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पर नीचे आपको क्या दिख रहा है वो बताइए। नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। ये कर्ली ब्रैकेट सिंबल जो दिख रहा है ना बेटा आपको, वो बहुत ही यूजफुल सिंबल है। यूजफुल है कहने का मतलब किस पर्पज से बोल रही हूँ मैं बेटा, किस पर्पज से मैं बोल रही हूँ यहाँ पर सेट थ्योरी के पर्पज से बोल रही हूँ। क्योंकि जब आप सेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, चाहे किसी भी मेथड के थ्रू क्यों ना पढ़े, मैंने स्टार्टिंग में याद होगा आपको लिस्ट बताई थी, उसमें मैंने बताया था यहाँ पर हमारे पास मेथड होती है बेटा। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि आप किसी भी मेथड के साथ कंटिन्यू क्यों ना हो, है ना, जब आप फॉर्मेशन करते हैं सेट का, तो सेट के फॉर्मेशन तभी कंप्लीट होगा जब आप अपने पूरे ओवरऑल डिस्क्रिप्शन को एनक्लोज करेंगे यहाँ पर इस करली ब्रैकेट्स में। तो इस करली ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास क्या फाई, नेक्स्ट क्या बेटा आपके पास फाई है यहाँ पर तो अब ये जो फाई है ये एक्चुअली में ना केवल सिंबल है, बल्कि ये इट्स जस्ट अ डिनोटर ऑफ वन ऑफ द स्पेशल काइंड ऑफ सेट। जब मैं आपको टाइप ऑफ सेट्स पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा ये किस एक सेट का डिनोटर है, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। नीचे आइए यहाँ पर 9th नंबर पर, इसमें आपको दिख रहा होगा बेटा फॉर ऑल, जिसके हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर एक सिंबल है, कैपिटल लेटर बना वी, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर कैपिटल वी बना हुआ है और जिसको मैंने कट किया। एक्चुअली में एक कटा नहीं है बेटा, एक्चुअली में कटा नहीं, इसको इस तरीके से बनाया जाता है। ये जो वन ऑफ द सिंबल्स में से और इसकी स्टडी फॉर ऑल की जाती है। सपोज कोई एक स्टेटमेंट है या कोई एक इक्वेशन है और जो क्या है बेटा एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए क्या यहाँ पर या एक्स की सपोज 4 से 5 वैल्यूज़ है और उन 5 वैल्यूज़ के लिए क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है। आ रही बात समझ, वो स्टेटमेंट क्या यहाँ पर ट्रू है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाएगा यहाँ पर आप एक्स की हर एक वैल्यू, सपोज एक्स की 4 वैल्यूज हैं 1 2 3 4, तो उन चारों वैल्यूज के लिए यदि आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको चारों को रख के दिखाने की जरूरत नहीं, आप क्या कमेंट पास करेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। आ रही बात यहाँ पर समझ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए इस चीज को और अच्छे से समझिए। सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है, सपोज एक कोई इक्वेशन सपोज कर लेते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आप समझ ही रहे होंगे यहाँ पर ये मैंने अपने मन से सपोज किया है, कोई एक क्वाड्रेटिक समझ लीजिए आप यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली एक्स के यहाँ पर 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी, है ना, जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक में एक्स के 2 वैल्यू आपको मिलेंगी। अब एक्स के 2 में दोनों के दोनों वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, वो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर फुलफिल होगा या ट्रू होगा, यानी आपको x की उन दोनों वैल्यूज को रखे जाने पर क्या मिलेगा यहाँ पर सपोज x की कोई 2 वैल्यूज मिलती है 1 मिला हमको और हमको x इज इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पर 2 मिला, तो 1 रखने पे भी आपको क्या मिल रहा है 0, लेफ्ट जो है वो 0 एम्प्लाइज हो रहा है और x इज इक्वल्स टू 2 रखने पे भी आपका क्या हो रहा है, जो राइट लेफ्ट है वो 0 एम्प्लाइज होकर के मिल रहा है। मतलब दोनों कंडीशंस पर, दोनों वैल्यूज पर आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो रहा है यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। तो आप दोनों वैल्यूज ना रख करके क्या बोल देंगे, दिस स्टेटमेंट या दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स ट्रू फॉर ऑल, क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स लिखेंगे यहाँ पर। तब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 1 के साथ भी हो रहा है और 2 के साथ भी हो रहा है, तो बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग दिस सिंबल। चलिए अब आते हैं आप 11th नंबर पर आ जाइए। 11th नंबर पर आपको ये दिख रहा होगा एक ट्रिपल डॉट आपको दिख रहा है, ये तो आप पहले भी बेटा देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं आपके लिए। इसकी स्टडी सीन्स के तौर पर की जाती है और मैं आपको बता देना चाहती हूँ सीन्स का मतलब होता है चूंकि या क्योंकि, क्योंकि ऐसा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है। आई बात यहाँ पर समझ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो ये तो आपका देखा हुआ चीज़ है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर 2 और नए आपको सिम्बॉल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, लास्ट में आप ध्यान दीजिए, ये आपने अब तक लेस देन और ग्रेटर देन तो पढ़ा ही है, ये थोड़ा सा उसका अपग्रेड फॉर्म आप ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर अपग्रेड वर्जन है ऐसा बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या किया जाता है, जो 12th नंबर पे सिंबल आपको दिख रहा है इसकी स्टडी कैसे की जाएगी, लेफ्ट टू राइट स्टडी की जाएगी। सपोज लेफ्ट में कोई सेट नहीं, आप एक काम कीजिए, कोई नंबर ले लीजिए यहाँ पर नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई सपोज मैंने लेफ्ट के तौर पे ले लिया x, ठीक है, और राइट ले लिया मैंने y।
ठीक है बेटा, तो स्टडी क्या की जाएगी, x इज लेस देन आर इक्वल्स टू, क्या स्टडी की जाएगी, x इज लेस देन आर इक्वल्स टू y। r का मतलब यहाँ पर पे क्या है कि लेफ्ट जो है वो राइट के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। चूंकि x और y के यहाँ पर पे वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर पे बनती हैं। तो जब तक x और y डिटरमाइन नहीं हो जाता आप इंश्योर नहीं हो सकते कि लेफ्ट राइट के बराबर होगा या उससे छोटा। आ रही बात समझ यहाँ पर पे, लेकिन स्टडी क्या की जाएगी यहाँ पर पे, लेफ्ट इट्स लेस देन आर इक्वल्स टू राइट। सिमिलरली जो थर्ड नंबर पर आपको दिख रहा है यहाँ पर पे, थर्ड नंबर पर जो दिख रहा है यहाँ पर पे, अब देखो यहाँ पर पे क्या है, जैसे सपोज मेरे पास लिखा है x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये है आपका लेफ्ट, और राइट क्या यहाँ पर पे y है। तो आप इसे स्टडी क्या करेंगे यहाँ पर पे, देखिए अब जब तक x और y आपको डिटरमाइन नहीं हो जाता आप इंश्योर नहीं हो सकते कि क्या होगा, राइट क्या लेफ्ट, सॉरी क्या लेफ्ट राइट से बड़ा होगा या हो सकता है उसके बराबर है, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भी बनती है। और स्टडी आप किस तौर पर करते हैं बेटा, लेफ्ट इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू राइट के तौर पर करेंगे। मतलब ये जो सिंबल है एक्चुअली में ये लेफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन का अपग्रेड फॉर्म है, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी बनती थी, इसमें दो दो पॉसिबिलिटीज एट अ सेम टाइम बन रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। यहाँ पर पे देखिए मैंने दो मेथड्स ले लिया, यहाँ पर पे किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितनी मेथड्स हैं बेटा, बेसिकली हमारे पास है दो मेथड्स। पहला है रोस्टर या टैबुलर, पहला क्या है बेटा, रोस्टर या टैबुलर। ध्यान से देखिए मैं पढ़ने जा रही हूँ यहाँ पर पे, in roster form all the elements of a set are listed, the elements are being separated by comma and are enclosed within brackets। बिल्कुल सही, ठीक है। अब तक आप वेल डिफाइंड कलेक्शन तो बना ही रहे थे, कुछ एलिमेंट्स को ले रहे थे और कुछ एलिमेंट्स को ले रहे थे, जहाँ मोर देन वन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे वहाँ सेपरेशंस को शो करने के लिए आप कॉमा यूज़ करते थे, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो कॉमन सेंस है, आपको तो पता है जहाँ मोर देन वन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो सेपरेशन को शो करने के लिए आप कॉमा यूज़ करेंगे, यार इज़ नो डाउट। तो आपको उस कलेक्शन में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन्हें लेना है और उनमें सेपरेशंस के लिए आपको कॉमा यूज़ करना है, और कॉमा यूज़ करते हुए आपको उनको एनक्लोज कर देना है इन दिस करली ब्रैकेट्स, इन दिस करली ब्रैकेट्स। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, जैसे कि मैंने आपको बताया था करली ब्रैकेट्स के बिना आपका कोई भी फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सेट्स किसी भी मेथड के साथ आप कंटिन्यू क्यों ना हो जाए फॉर्मेशन सेट का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। आ रही बात यहाँ पर समझ, विच डिवाइड क्या है बेटा 42 है। तो ये मैं इस पर काम करी ना, ऊपर वाले एग्जाम्पल पर काम करी, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर हमको क्या लेना है, उन सभी नेचुरल नंबर्स को लेना है बेटा यहाँ पर जो 42 को डिवाइड करते हो। आ रही बात यहाँ पर समझ, 42 को डिवाइड करने वाले सभी नेचुरल नंबर्स को लेकर के एक हमको कलेक्शन तैयार करना है, और वो कलेक्शन डेफिनेटली वेल डिफाइंड है। हमने क्या क्या एलिमेंट्स ले लिए, हमने नंबर ले लिया है 1 2 3 6 7 14 21 42। और ये आप कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग द एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का इस्तेमाल करते हुए आप उसका फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, और ना केवल फैक्टराइजेशन, आप उसके सारे फैक्टर्स को निकाल सकते हैं, और वो सारे फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पे 42 को डेफिनेटली डिवाइड करेंगे, और कोई नंबर इटसेल्फ तो डिवाइड होता ही होता है, यार इज नो डाउट। तो उन सभी को आप पहले तो तैयार कर लीजिए, और उनमें सेपरेशंस को आप क्या कर लीजिए, कॉमा के थ्रू रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपने कॉमा का इस्तेमाल करते हुए देखिए, यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स में कॉमा आपने लेते हुए उस चीज़ को बताया, और फिर उन सभी एलिमेंट्स को लेते हुए आपने उसको एनक्लोज कर दिया इस करली ब्रैकेट्स में। दिख रहा है आपको करली ब्रैकेट्स यहाँ पर देखिए, करली ब्रैकेट्स में आपने उसको एनक्लोज कर रखा है। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ पर बात। तो ये जो कलेक्शन है बेटा, ये जो फॉर्मेट है, ये क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। सेट का ये जो फॉर्मेट है, पहले तो ये वेल डिफाइंड हो गया, इसका नाम हमने क्या दिया इस कलेक्शन का, और दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स द 42। तो चूंकि मैं इस कलेक्शन को क्या कर सकती हूँ, डिफाइन कर सकती हूँ अच्छी तरह से, एंड दैट्स वाई कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, और चूंकि वेल डिफाइंड एंड दैट्स वाई कि एक सेट भी है। और ये सेट किस फॉर्मेट में कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म, यही रोस्टर फॉर्म है, नथिंग एल्स। नीचे और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो इस चीज़ को ज़रा समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या है असल में। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल दी
Elements of set possess a single common property which is not possessed by any element outside this set. एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. देखिए यहाँ पर पे एक एग्जाम्पल लिया गया है. ये कुछ यहाँ पर पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा. दिख रहा है आपको एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर पे मैंने एग्जाम्पल जो लिया वो रोस्टर फॉर्म में ही लिया. एक सेट मैंने सपोज किया है जिसके पास कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं बेटा आपको? 5 एलिमेंट्स. AEIOU दिख रहा है आपको. ठीक. तो ये जो सेट है बेटा ये एक रोस्टर फॉर्म में सेट है यहाँ पर पे. और यहाँ पर पे अब आप इसको किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे? एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्मेशन ये बोलता है कि इसमें इसमें क्या किया जाता है, उस सेट में कंटेन होने वाले हर एक एलिमेंट, जैसे ए की बात करूँ, ई की बात करूँ, IOU, इन पांचों में से किसी भी एक की मैं बात क्यों ना करूँ, एक्चुअली इन सभी में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, है ना. क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन यहाँ पर पे ये एक सेट है. तो सेट में जैसे कि आपको पता है कि बिलोंग करने वाले जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन सभी में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है. एंड दैट्स वाई कि वो एक कलेक्शंस पर बिलोंग करते हैं. तो वैसे ही यहाँ पर पे क्या है, इन सभी में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सभी क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या है, वोवेल्स है. क्या है बेटा? वोवेल्स. आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर पे. ठीक है. यहाँ पर पे क्या लिखा है मैंने? फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेट्स बोल रहा है यहाँ पर पे ऑल द एलिमेंट पोजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी विच इज each of them is English vowel, है ना, which each of them is a vowel in the English alphabet. आ रही बात समझ? तो ये कॉमन प्रॉपर्टी और यही उनकी एक्चुअल इसमें बिलोंग करने वाला हर एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. और इसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हुए हम सेट बिल्डर फॉर्म अपना तैयार करेंगे. तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसको लिखा है यहाँ पर पे. आप यहाँ देख लीजिए. यहाँ पर पे कैपिटल V से मैंने डिनोट किया इस सेट को. और देखिए यहाँ पर पे क्या तैयार हो रहा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म. कुछ इस तरीके से तैयार हो रहा है बेटा. देखिए इसकी स्टडी क्या की जाएगी यहाँ पर पे. देखो मैं स्टडी करके बता रही हूँ. जो ऊपर आपको रेड से हाईलाइट करके दिख रहा है वो सेट बिल्डर फॉर्म है एक्चुअली में. और मैं उसकी स्टडी करके आपको बताना चाहूंगी क्या होगा. देखिए यहाँ पर पे V इज इक्वल्स टू V इज द सेट ऑफ वोवेल, है ना, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स X वेयर ये फॉर ऑल आप यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे. आप लिखेंगे यहाँ पर पे सच दैट. अब आप बताएंगे कि एलिमेंट X किस प्रकार का एलिमेंट है. सच दैट X इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट. मतलब आपने उस एलिमेंट X की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया और डिस्क्राइब करने के बाद आप ओवरऑल डिस्क्रिप्शन को करली ब्रैकेट में एनक्लोज करते. करली ब्रैकेट तो कंपलसरी मैंने बताया था आपको. ठीक है. देखिए इसमें देखिए सबसे पहले किसको क्या पढ़ना है. जैसे मैंने सिम्बॉलिकली बताया डाउन साइड पे जो आपको एरो दिख रहा है, फर्स्ट जो आपका एरो जो है यहाँ पर पे सॉरी जो करली ब्रैकेट स्टैंड हुआ है एलिमेंट X के पास, उसको क्या पढ़ा जाएगा, वहां से स्टडी क्या की जाएगी. दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट X. अब देखिए X जो है वो एक्चुअल एलिमेंट नहीं है. उन 5 AEIOU में से क्या वो एक्चुअल है बेटा? नहीं ना, है ना. एक्चुअली X जो है वो हमारी सपोजिंग बस है. हम उस एलिमेंट को Y भी सपोज कर सकते थे, तो सेट के एलिमेंट को Z भी सपोज कर सकते थे. वो हमारी क्या है बेटा? एक्चुअल में क्या है बेटा? वो हमारी एक्चुअल में जो है वो हमारा X जो है वो सिर्फ एक सपोजिंग है. X जो है वो क्या हमारा सिर्फ एक सपोजिंग है. और आप चाहे तो इसे Y भी सपोज कर सकते थे, आप Z भी सपोज कर सकते थे, नो मैटर, है ना. अब फिर वो किस तरीके का एलिमेंट है, किस तरीके का एलिमेंट है, तो यहाँ पर पे आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताते हैं. एलिमेंट की क्या बताते हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि भाई X जो है वो एक वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का. तो मतलब इतना कंफर्म हो जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो असल में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो असल में ऐसा होता है कि इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर पे कि कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में एक्चुअल एलिमेंट शो होते ही नहीं. उस सेट में बिलोंग करने वाला एक्चुअल एलिमेंट शो होता ही नहीं. ठीक है. इवन ना नंबर ऑफ एलिमेंट शो होते हैं, बल्कि एक डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं होता है, या बोलना चाहिए जिस भी रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में दिए गए सेट को यदि आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. वो थ्योरेटिकली होता है कहीं ना कहीं. उसमें क्या होता है कि किसी सेट में कंटेन होने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को छोड़िए, बल्कि उन एलिमेंट्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी और उस कॉमन प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करके हम अपना सेट बिल्डर फॉर्म तैयार करते हैं कहीं ना कहीं. तो सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा. मैं आपको ये बोलना चाहूंगी. एक और एग्जाम्पल यहाँ पर पे लिया गया है. जैसे कि यहाँ पर पे आपको दिख रहा है मैंने एक सेट तैयार कर सकती हूँ. मैं एक सेट तैयार कर सकती हूँ. सपोज मैंने एक सेट तैयार किया, क्या 4 5 6 7 8 और 9, इन कुछ एलिमेंट्स को लेकर के मैंने क्या किया, एक सेट तैयार किया है. अब देखिए यहाँ पर पे ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर पे क्या मैं इस सेट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकती थी? हाँ बोल सकती थी यहाँ पर पे. लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अलावा ध्यान दीजिए, यदि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता तो भाई ये 1 से स्टार्ट होता और
इन्फिनाइट तक जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर्स को बॉन्ड कर दिया है। यदि हम इसको, ये तो हो गया आपका टेबुलर फॉर्म बेटा, यदि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? set A is equals to the set of element x where the element x is a natural number and क्या लिखेंगे यहाँ पर x lies between the 3 and 10, that means 3 से बड़ा और 10 से छोटा। जो एलिमेंट x है वो कैसा है बेटा यहाँ पर है तो नेचुरल नंबर, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर? जो 3 से बड़ा है और 10 से छोटा। तो 3 और 10 के बीच बिलोंग करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर वो हैं 5, 6, 7, 8, 9। अरे बात यहाँ पे समझते हो? इस तरीके से आप गैसिंग कर पाते हैं और फिर कहीं ना कहीं आप वो सेट बिल्डर से भी आप रोस्टर अपना तैयार कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ इट्स फाइन, टुडे क्लास ओवर। लेकिन हाँ, क्लासेस ओवर करने से पहले लास्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यदि मैं इस ओवरऑल को समराइज करूँ तो मैं लास्ट में यही चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है बेटा, वो सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा पेचीदा होता है, थोड़ा सा समझने का होता है एज कम्पेयर टू टेबुलर फॉर्म, क्योंकि जो टेबुलर फॉर्म होता है उसमें बहुत ही क्लियर होता है, हमको साफ नज़र आता है सेट देखते ही हम समझ जाते हैं कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, किस तरह के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। बट वहीं यदि हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, जैसे कि मैंने आपको बताया, वापस से मैं हाईलाइट करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक डिस्क्रिप्शन टाइप का होता है। इसमें कभी भी सेट में बिलोंग करने वाला एक्चुअल एलिमेंट शो होता ही नहीं, इसमें सिर्फ एक सपोज किया गया एलिमेंट लेते हैं और उस सपोज किए गए एलिमेंट में उस सेट में बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट के थ्रू जो कंटेन की जाने वाली या पोजेस की जाने वाली जो कॉमन प्रॉपर्टी उसको डिस्क्राइब किया जाता है, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेचीदा है ना। यदि आपको कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो आपको उसको 1 से 2 स्टेप सॉल्व करना होगा, समझना होगा, तब आप कहीं ना कहीं उसमें बिलोंग करने वाले या उस सेट के थ्रू कंटेन किए जाने वाले एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकाल पाएंगे। ठीक है, सो क्लासेस ओवर नाउ। Okay, I hope you guys understand. I hope आपको समझ